अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बचपन में सुनते थे कि ज़्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है। बहुत दफ़ा सोचा कि इल्म इंसान को पागल कैसे कर सकता है, लेकिन अब यकीन से कह सकता हूँ कि वाकई ऐसा होता है। मैंने इसका अमली मुशाहरा देखा है। अक्सर घर में बज़रिया डाक किताबें मौसूल होती हैं और जिस वक्त पोस्टमैन आता है एन उसी वक्त मेरा माली जीरा भी पौधों की तराश खराश में मसरूफ़ होता है, लिहाजा किताबें वही वसूल करता है। मेरे सहन में लीमू का एक पौधा है जिस पर हर मौसम में लीमू लगते हैं। उस रोज़ मैं कुछ लीमू तोड़ रहा था कि मेन गेट की बेल हुई। जीरा माली पौधों को पानी दे रहा था। उसने पानी का नल बंद किया और गेट से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बंडल था जिसकी पैकिंग बता रही थी कि अंदर किताबें हैं। मैंने वही पैकेट खोला और किताबों को अलट पलट कर देखने लगा। जीरा माली मेरे करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, साहब, ज़्यादा किताबें पढ़ने से इल्म की ताप चढ़ जाती है। मैंने चूँकि उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये सब ख्याली बातें हैं चाचा, इल्म की वजह से ऐसा नहीं होता। ये सुनते ही जीरा माली ने कंधे पर पड़ा अपना कपड़ा उतार कर पसीना पोंछा और गौर से मेरी तरफ देखा। साहब जी, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मौजूद है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन है वो? जीरा माली ने दांत निकाले। मास्टर, गांव। पता चला कि जीरे के गांव में गुज़िश्ता 50 सालों में एक ही शख्स पढ़ा लिखा है और वो भी पागल हो चुका है। शहर के किसी स्कूल में हेड मास्टर था, फिर वो वापस गांव चला आया और अब हाथ में ईंट उठाए गांव करता फिरता है। जीरा माली का गांव दूर दराज के किसी इलाके में था, लेकिन मुझ पर तजस्सुस का भूत सवार हो चुका था। मैंने पूछा कि चाचा, क्या मैं तुम्हारे गांव जाकर उस मास्टर को देख सकता हूँ? जीरे ने कंधे उचकाए, जब मर्जी देख लें, लेकिन हमारे गांव का रास्ता बड़ा ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं जल्दी से बोला, ट्रेन या बस तो जाती होगी। उसने इस बात में सर हिलाया, सिर्फ बस जाती है, लेकिन 2 बसें बदलना पड़ती हैं। मैंने जीरे से उसके गांव का एड्रेस लिया, हवाले के लिए एक नाम मालूम किया और हफ्ते की रात रवाना हो गया। 3 घंटे के तवील सफ़र के बाद गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रास्ता वाकई ख़राब था। पूरा अंजर पिंजर हिल गया। सख्त थकन हो रही थी, लिहाजा गांव में दाखिल होते ही चाचे जीरे के बताए हुए बंदे का पूछा और वहां पहुंच गए। ये बंदा चाचा जीरे का बहनोई नहला था और गांव में काफ़ी असर रसूख रखता था। बड़ी मोहब्बत से मिला और बैठक में ख़ास तौर पर मेरे लिए बिस्तर लगवाया। रात के खाने में उससे गुफ्तगू हुई तो मैंने जानबूझकर मास्टर गाँव का जिक्र छेड़ दिया। नहले ने कहका लगाया, वो तो जी पागल है, ईंट दे मारेगा। मैंने लस्सी का एक घुट भरा। क्या वो किसी को भी देखते ही ईंट मार देता है? नहले ने नफ़ई में सर हिलाया। नहीं, वैसे तो बातें करते रहें तो लगता ही नहीं कि पागल है, लेकिन बहस थोड़ी लंबी हो जाए तो अचानक ईंट उठा लेता है। मैंने सर खुजाया। अगर वैसे वाकई ऐसा था तो मास्टर गांव से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं जानना चाहता था कि इल्म ने उसे कैसे पागल किया। नहले से तय पाया कि सुबह वो गांव वालों के साथ मुझे मास्टर से मिलवाने ले जाएगा। अगले दिन नाश्ते के बाद सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी गोया किसी मेले में जा रहे हों। मैंने नहले से पूछा कि ये लोग साथ क्यों जा रहे हैं? नहले ने कहका लगाया, बस जी, शुगर मेले के शौकीन हैं। वैसे भी ये लोग मास्टर के दिमाग को ज़्यादा समझते हैं, यही मास्टर से बातचीत करेंगे। आपने बस पीछे रहकर देखना है कि मास्टर कैसे पहले गांव वाली बातें करता है और फिर ईंट उठाता है। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या मास्टर साहब के घर वाले भी साथ रहते हैं? नैला हंस पड़ा। नहीं, वो शहर में है, सिर्फ मास्टर ही तमाशा लगाने के लिए यहाँ रह गया है। 10 मिनट बाद हम सब मास्टर गांव के रिहाइशगाह के करीब पहुँच गए। उनके घर के बाहर शीशम का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि घनी छाँव में एक 60-65 साला उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर बैठा ऐनक लगाए कोई किताब पढ़ रहा है। गांव के सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नहले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास आ गए।
شاید ماسٹر کو بھی لوگوں کی آمد محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے یکدم کتاب سے نظریں اٹھائیں اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں گھورتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آؤ آؤ، کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجمع میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان 2 قدم آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب، وہ پوچھنا تھا کہ چڑیل کو کیسے پکڑا جائے۔ ماسٹر نے کچھ لمحے بات سنی، پھر تیوری چڑھائی۔ کون سی چڑیل؟ کیسی چڑیل؟ کوئی چڑیل بڑیل نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ وہی نوجوان پھر بولا، لیکن ماسٹر صاحب، جو بھی رات کو قبرستان والے راستے میں بوہڑ کے درخت کے نیچے سوتا ہے مر جاتا ہے۔ گاؤں کے 3 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ماسٹر نے کتاب بند کی اور بڑے پیار سے بولا، دیکھو، یہ تو پرائمری کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رات کو کسی بھی درخت کے نیچے سونے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور سونے والے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی چڑیل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ساری فضا کہکوں سے گونج اٹھی۔ نہلے نے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھا کر دی نا پاگلوں والی بات۔ میں نے ماسٹر کی طرف دیکھا جو لوگوں کے کہکے سن کر دانت پیس رہا تھا۔ گاؤں کا رنگ ریز آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب، کالا رنگ کیسے بنتا ہے؟ ماسٹر نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ بھائی، کالا رنگ کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لو، جس چیز میں کسی رنگ کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی بے رنگ ہو، وہ کالی ہوتی ہے۔ سب لوگ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے بلند آواز میں کہا، اوئے پاگل ماسٹر، میرے بال سفید ہیں۔ میں ہر چوتھے دن خضاب لگاتا ہوں، پھر یہ سفید سے کالے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہکے بلند ہو گئے۔ ماسٹر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک اور سوال آیا، ماسٹر صاحب، چاند پر کھڑے ہو کر زمین پر پتھر پھینکا جائے تو کتنی دیر بعد نیچے گرتا ہے؟ ماسٹر کے لہجے میں بے بسی امڑ آئی۔ دیکھو، چاند اوپر نہیں، زمین کے سامنے ہے، اس لیے چاند پر کھڑے ہو کر زمین نیچے نہیں اوپر نظر آئے گی۔ سب کی بتیسیاں نکل آئیں۔ یوں لگا جیسے پورے مجمع کو کسی نے مشترکہ گدگدی کی ہو۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے جھکا اور تیزی سے اینٹ اٹھا لی۔ ایک ہڑبونگ سی مچی اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ماسٹر صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ ماسٹر غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ نہلا اور دیگر گاؤں والے چیخ چیخ کر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر گاؤں والوں پر ڈالی، پھر ماسٹر صاحب کے پاس آ کر پوری عقیدت سے ان کے اینٹ والے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا، ماسٹر صاحب، جہالت کا سمندر دلیل کے پتھر سے پار نہیں ہوتا۔